वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके तीसरे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण पर, तीसरे महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बारे में भी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, यहां पर हम आपको बता दें दो महत्वपूर्ण बातें जो कि संकलन अभिक्रिया के लिए, एडिशन रिएक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि जो संकलन अभिक्रियाएं होती हैं, जो एडिशन रिएक्शन होती हैं कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, वो संकलन अभिक्रियाएं सभी हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती हैं, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है। संकलन अभिक्रिया जो होती है, एडिशन रिएक्शन जो होती है, वो किसमें होती है? केवल असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड, केवल असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, संकलन जो अभिक्रिया होती है, एडिशन जो रिएक्शन होती है, वो केवल असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है? हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। आई बात समझ में? यानी मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल या ट्रिपल, ठीक है, उनको बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि संकलन जब भी अभिक्रिया की हम बात करेंगे
एडिशन रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि ये जो रिएक्शंस हैं केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। ठीक है। अब मान लीजिए हमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हों, मान लीजिए हमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हों, उदाहरण के तौर पे जैसा कि हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चंस जहां पर दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। वहां पर हमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं जैसे C2H6, ठीक है, एक दिया है C3H8, एक दिया है C3H6, एक दिया है C2H2 और पांचवा दिया है CH4। कुल मिलाकर ये 5 हाइड्रोकार्बन्स हमें दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि बताइए इनमें से किन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर संकलन अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि संकलन अभिक्रिया जो होती है, एडिशन जो रिएक्शन होती है, वो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। ठीक है। इसका मतलब इस सवाल में हमसे ये कहा गया है कि इन सब में से हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स छांटने हैं, अलग करने हैं। ठीक है। अब अलग कैसे करेंगे? अलग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त नहीं है वो निश्चित तौर पर असंतृप्त है कि नहीं? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला हम जान चुके हैं, क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका फार्मूला होता है? संतृप्त का, सैचुरेटेड का। ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन इस फार्मूले पर आधारित है वो तो है संतृप्त, और जो इस फार्मूले पर आधारित नहीं है वो है असंतृप्त। तो अगर हम इस फार्मूले में रखें इन सबको, इनको जांचें, कैसे जांचेंगे? इस फार्मूले में कार्बन 2 रख के देखते हैं। कार्बन 2 रख के देखेंगे तो हमारे को H6 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। यानी ये क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। ठीक है। अगले की बात करें, C3, कार्बन 3 है, N की जगह पर हम 3 रखें तो H कितने प्राप्त हो जाएंगे? 3 दूनी 6 और 2 8। यानी ये भी क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब इसकी बात करें, C3 है तो C3 पे रखने पे कितना आता है? H8 आता है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है? H6। इसका मतलब क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी हम फार्मूले में रख के देखें। कार्बन कितने? 2 रख के देखेंगे तो H कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, जबकि यहां पर कितने हैं? 2। ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको चेक करेंगे तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 रखने पर हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, यानी ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। यानी कौन कौन से हुए अनसैचुरेटेड? एक तो C3H6 और दूसरा हुआ C2H2। क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, और केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में ही, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही संकलन अभिक्रिया होती है। अतः इन 2 के अंदर ही संकलन अभिक्रिया होगी। ठीक है। आई बात समझ में? किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? तो पहली बात इंपॉर्टेंट जो थी हमारी, क्या हुई कि ये जो संकलन अभिक्रिया है केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होती है, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होती है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया, ये संकलन अभिक्रिया एडिशन की जो रिएक्शन है ये क्या होती है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक को अंग्रेजी में बोलते हैं हम कैटेलिस्ट। ये जो संकलन अभिक्रिया होती है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, किसी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में होती है। कैटेलिस्ट का क्या मतलब होता है, उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है? उत्प्रेरक का मतलब होता है वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जो अभिक्रिया में यानी रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसके बावजूद परंतु अभिक्रिया की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेते, जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभिक्रिया की गति को, रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं। इनको बोलते हैं कैटेलिस्ट। ठीक है, तो दूसरी महत्वपूर्ण क्या बात हुई? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो संकलन अभिक्रियाएं होती हैं, एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं, वो किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। अब उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण लेते हैं। उत्प्रेरक के हम दो उदाहरण आपको बताते हैं। पहला उत्प्रेरक है पैलेडियम। इसको हम पीडी प्रतीक के रूप में पीडी लिखते हैं। तो एक उत्प्रेरक है पैलेडियम और दूसरा उत्प्रेरक है निकेल। इसको हम निकेल लिखते हैं, निकेल। इसका प्रतीक होता है Ni। ठीक है, तो उत्प्रेरक के दो उदाहरण हो गए। एक तो हो गया पैलेडियम, जिसको हम पीडी लिखते हैं, और दूसरा हो गया निकेल, जिसको हम Ni लिखते हैं। ठीक है, अब परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या होती क्या है, आखिर एडिशन रिएक्शन आखिर होती क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस जिनमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रेजेंस में एकल उत्पाद के रूप में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं? एक तो होता है एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और एक होता है एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन या एल्काइन दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर, दूसरा पदार्थ कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, दूसरा पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर
यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन किसी के साथ जुड़कर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन से होते हैं उत्प्रेरक हम बता चुके हैं आपको। एक तो होता है क्या होता है, एक होता है प्लेडियम। प्लेडियम को हमने पीडी लिखा था, पीडी। और दूसरा क्या होता था, निकेल। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी प्लेडियम या निकेल की उपस्थिति में एकल उत्पाद बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। और सिंगल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, संकलन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, मल्टीपल जो बॉन्ड थे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो थे, ये किसमें बदल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में बदल रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में बदल रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो किसमें बदल रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर बदल रहे हैं, ठीक है। और बदलने में क्या सहयोग हो रहा है, किसका सहयोग मिल रहा है, एक तो दूसरे पदार्थ के साथ में जुड़ रहे हैं और दूसरा एक उत्प्रेरक उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, संकलन अभिक्रिया को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। देखिए, वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस जिनमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर, दूसरा पदार्थ कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक जैसे प्लेडियम या निकेल, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एकल उत्पाद के रूप में सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। सिंगल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में क्या लेते हैं, हम जानते हैं कि ये जो संकलन अभिक्रिया होती है किसके अंदर होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो कोई उदाहरण के तौर पे हम क्या लेंगे, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं एल्कीन का, ठीक है। कोई एल्कीन है, एल्कीन का मतलब क्या हुआ, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं कि एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। हम बात कर रहे हैं किसी एल्कीन की, यानी हम कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, यानी कार्बन के नंबर की जगह हम मान लीजिए हमने 2 कार्बन एटम ले लिए, कम से कम 2 कार्बन एटम लिए, तो एल्कीन बन गया, फार्मूला क्या बन गया, C2 और H4, C2H4, ठीक है। C2H4 क्या हुआ, कौन सा एल्कीन है, इसका नाम क्या है, इस एल्कीन का, इसका नाम हुआ C2 है, तो यानी एल्क क्या लगेगा, एथ, ETH, एथ, ठीक है। ये क्योंकि एल्कीन है, इसके अंदर सफिक्स क्या लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, ENE, तो ये क्या बना, इथीन, इथीन, तो क्या है, इथीन है ये, इथीन, इथीन, ठीक है। अब इथीन, ये तो हो गया एल्कीन ले लिया हमने, एक इथीन ले लिया एल्कीन के रूप में।
अब इसकी संरचना बना के देखते हैं, देखिए क्या होता है। इथीन में क्या है, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने क्या बताया था, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सभी कार्बन के बीच में नहीं, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड बना दिया हमने। इसके बाद में हमने इसकी संयोजकता जो है, वैलेंसी जो है, वो पूरी कर दी प्रत्येक कार्बन की। कैसे करते हैं वैलेंसी पूरी, देखिए दो बॉन्ड है, 4 होने चाहिए कार्बन के पास में, इसलिए 2 बॉन्ड हमने और बना दिए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पहले से मौजूद है इस कार्बन के पास में, 2 बॉन्ड हमने और बना दिए। ठीक है, और इन बॉन्डों के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह R जोड़ रखा है, H की जगह पे R जोड़ रखा है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ अलग से दिखाने के लिए R का इस्तेमाल किया है। हम चाहें तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ के दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, ये हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। चाहे तो इस जगह पे हम R भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इथीन है, इसकी संरचना हो गई। इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, ये किससे जुड़ गया, दूसरे पदार्थ के साथ में। दूसरा पदार्थ कौन सा है, मान लीजिए हाइड्रोजन है। दूसरा पदार्थ मान लीजिए हाइड्रोजन है, और इसके साथ में जुड़ गया है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन सा है, मान लीजिए निकिल है, Ni। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए 2 हाइड्रोजन थे ये। अब 2 हाइड्रोजन इससे जब जुड़ेंगे तो हम देखें वैलेंसी कार्बन की पूरी है। यहाँ पर इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4, इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी है दोनों कार्बन की। तो अब ये 2 कार्बन की जब वैलेंसी पूरी है, तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H2 जुड़ रहा है, ये आखिर कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा। इसके लिए होता क्या है कि एक जो बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड है, ये टूट जाता है। हम जानते हैं बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का, ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयरिंग करते हैं, तब जाकर के बनता है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इधर से अलग हो गया और एक हाइड्रोजन इधर भी अलग हो गया। तो अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो 2 हाइड्रोजन की जगह बनती है। ठीक है, तो क्या होता है, निकेल की उपस्थिति में ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, जब इथीन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है निकेल की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो होता क्या है, एक बॉन्ड टूट जाता है। तो होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो आप। ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगे हुए थे, ये हाइड्रोजन ऊपर है जैसे कि पहले लग रहे थे। अब जो 2 हाइड्रोजन ये H2 वाले थे, ये कहां लग जाएंगे, एक यहां लग जाएगा और एक यहां लग जाएगा। हमारी बुक के अंदर ये जो ऊपर नीचे वाले हाइड्रोजन है, इनको R करके दिखाया है। R जो हमारा अल्फाबेट है उससे दिखाया है, हमने यहाँ पर इसको H से ही दिखा दिया है। तो आप चाहें तो इनकी जगह पे R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारी रिएक्शन क्या हुई, इस रिएक्शन को हम देखें तो कि देखिए ये इथीन था, ये इसकी स्ट्रक्चर थी, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब ये दूसरे पदार्थ के साथ में यानी हाइड्रोजन के साथ में निकेल की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये इसको गर्म किया गया या इसने अभिक्रिया की, तो क्या हुआ, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया, यानी सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन बन गया। इसका नाम क्या हो गया, अगर इसको नाम हम रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है तो एथ, ETH। ठीक है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इथीन जो था वो क्या बन गया, एथेन बन गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो था क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, ये हो गई हमारी संकलन अभिक्रिया। ठीक है, अब इस संकलन अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
उसके साथ में दूसरा पदार्थ जुड़ता है। दूसरा पदार्थ अगर हाइड्रोजन है, जैसा कि इस उदाहरण में हमने दिया है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, और हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। अगर दूसरा पदार्थ क्लोरीन हो तो इसको हम बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। अगर दूसरा पदार्थ ब्रोमीन हो तो हम उसको बोलेंगे ब्रोमीनेशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं हाइड्रोजनीकरण पर एक बार फिर से नए सिरे से। संकलन अभिक्रिया तो हम समझ चुके हैं, तो अब हाइड्रोजनीकरण पर एक बार थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है वो अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में एकल उत्पाद बनाता है, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में बदल जाता है। उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल किसकी जैसी है? संकलन अभिक्रिया की जैसी, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण जो है वो भी एक संकलन अभिक्रिया ही तो है। फर्क कितना सा है? फर्क इतना सा है कि अगर संकलन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उस अभिक्रिया को हम कह देते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजनीकरण को हमें परिभाषित करना हो तो कैसे लिखेंगे? वो अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल या डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ में अटैच होकर के H2 के साथ में जुड़ करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक निकिल या प्लेडियम, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। जैसा कि हम उदाहरण अभी अभी हमने आपको दिया ही था, वापस से मैं लिख देता हूं उस उदाहरण को। देखिए, हमने उदाहरण लिया था इथेन का, ETHENE, इथेन। ठीक है। कितना था? C2H6, ये था ना इथेन। इसकी हमने डिजाइन जो संरचना बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाई थी, वो कैसे बनाई थी? देखिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे। ठीक है। और वैलेंसी पूरा करने के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए थे। बुक में यहाँ पे R लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने H लगा दिया। आप चाहें तो R लिख सकते हैं। बुक में जो R बनाया गया है वो मुख्यतया अलग दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है, कि हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, वो अलग से दिखाने के लिए किया गया है। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे? H2 से, दो हाइड्रोजन के परमाणुओं से। ठीक है। अब जब तक बॉन्ड मौजूद है तब तक तो ये हाइड्रोजन यहां पर लग नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है और 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बन नहीं सकते। ठीक है। तो अगर इन हाइड्रोजनों को हमें एक्सेप्ट करना है, इन कार्बन को एक्सेप्ट करना है, तो एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। एक बॉन्ड को हटाने से क्या होगा? एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम निकिल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड टूट जाता है। होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में टूट करके सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। और बाकी के जो बॉन्ड थे हाइड्रोजन वाले, वो यूं क्यों हैं? वो यूं क्यों?
और ये जो H2 थे इनमें से एक H इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और एक H इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये हमारी नई संरचना बन जाती है। इसमें डबल बॉन्ड थे, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। यानी ये एथीन थी, यानी एल्कीन, एल्कीन श्रेणी का था, हाइड्रोकार्बन था। ये क्या हो गया? एल्केन, ALKANE, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। इस एल्केन का नाम क्या हो गया? इसका इथेन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ETH, 2 कार्बन थे तो एथ आ ही गया, फिर ANE। जब भी एल्केन की बात करते हैं तो ANE सफिक्स आता है, प्रत्यय आता है, शब्द के बाद आता है, तो ये क्या बन गया? एथेन बन गया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? ये एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन, ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का प्रयोग मुख्यतः उद्योगों में किया जाता है। और उद्योगों में भी किसमें किया जाता है? वनस्पति तेल को, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, उसको वनस्पति घी में बदलने के लिए, वेजिटेबल घी में बदलने के लिए, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां हम आपको बता दें कि वनस्पति तेल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वनस्पति घी जो होता है ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वनस्पति तेल कैसा होता है? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। वनस्पति घी कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको बता दें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स का मतलब है असंतृप्त वसा पाई जाती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड या संतृप्त वसा पाई जाती है, सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। यहां हम आपको बता दें कि संतृप्त जो वसा है, सैचुरेटेड जो वसा है, जो कि वनस्पति घी में पाई जाती है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जबकि असंतृप्त जो वसा है, अनसैचुरेटेड जो फैट है, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में पाए जाते हैं, यानी वनस्पति तेल में पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वनस्पति घी जो होता है, जिसको हम डालडे के नाम से जानते हैं, डालडा की अपेक्षा अगर हम वनस्पति तेल का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अब हम हमारी बुक में दिए गए एक सवाल पर विचार करेंगे, जो कि हमारे पीछे बुक में पीछे क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में दिया गया है, 14 के रूप में दिया गया है। ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर ये सवाल जो है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इनमें अंतर को पहचानने की एक विधि प्रदान करता है। ठीक है, सवाल हमें क्या दिया गया है? सवाल हमें दिया गया है कि मक्खन एवं खाना पकाने के तेल, कुकिंग ऑयल जो होता है हमारा, मक्खन यानी बटर, बटर में एवं खाना पकाने के तेल में यानी कुकिंग ऑयल के बीच में रासायनिक अंतर को समझने के लिए हमें एक परीक्षण बताना है, टेस्ट बताना है। ठीक है, टेस्ट को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो मक्खन होता है, मक्खन या बटर,
मक्खन या जो बटर होता है ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है? ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है? सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जबकि जो कुकिंग ऑयल होता है, खाना बनाने का जो तेल होता है, खाना बनाने का तेल, ये किस प्रकार का होता है? असंतृप्त। ये होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। खाना बनाने का तेल कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि मक्खन या बटर कैसा होता है? वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड के बारे में। संतृप्त के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, असंतृप्त के अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल। ठीक है। ये तो बात हुई कि मक्खन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है और खाना बनाने का तेल जो है, कुकिंग ऑयल जो है, वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब हमें इन दोनों में अंतर करना है और उस अंतर को करने के लिए एक टेस्ट बताना है। यानी हमें क्या करना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में अंतर बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए एक टेस्ट बताना है कि उस टेस्ट के माध्यम से ये मालूम चल जाना चाहिए कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसके लिए हम जिस प्रयोग का, परीक्षण का, टेस्ट का उपयोग करते हैं, उस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन क्या है? हम जानते हैं ब्रोमीन एक हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, हेलोजन है। ब्रोमीन क्या है? एक तत्व है जो कि हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। हम ब्रोमीन के बारे में थोड़ा देर पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब ब्रोमीन जो होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं मैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 35, 35। कितना होता है? 35। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें कि ये 35 जो इलेक्ट्रॉन हैं, 35 जो 35 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन 35 हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी 35 हैं। अब हमें यदि हम देखें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी ये जो 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अलग अलग कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से वितरित हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, तो पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्ष के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथा जो सबसे बाहर का कक्ष है, आउटर मोस्ट सेल जो है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ब्रोमीन के बारे में बताया हमने। अच्छा, ब्रोमीन का जो रंग होता है ये कैसा होता है? भूरा लाल होता है, भूरा लाल या लाल भूरा, कुछ भी बोल दे, रेड ब्राउन टाइप होता है ब्रोमीन। ठीक है। और ये एक अधातु भी है, नॉन मेटल भी है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो
जब भी हमको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बीच में अंतर पता करना हो तो हम जिस टेस्ट का उपयोग करते हैं वो है ब्रोमीन टेस्ट। अब ये टेस्ट हम करते कैसे हैं? देखिए, इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक परख नली ले लेते हैं। दो परख नली ली हमने, एक परख नली के अंदर हमने क्या डाला, मक्खन डाल दिया या संतृप्त हाइड्रोकार्बन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें। और दूसरी जो परख नली है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर खाने का तेल डाल दिया, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक नली के माध्यम से, एक ड्रॉपर के माध्यम से उस ड्रॉपर के अंदर क्या भरेंगे, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ब्रोमीन की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे, इसमें भी कुछ बूंदें डालेंगे और इसमें भी कुछ बूंदें डालेंगे। जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रोमीन की बूंदें डालेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन नहीं करने के कारण क्या होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है, लाल भूरा जो कलर होता है, वो डिसअपियर नहीं होता, वो गायब नहीं होता। लाल भूरा रंग का हम द्रव डाल रहे हैं, लाल भूरा ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं, तो जब हम इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं, लाल भूरे रंग का द्रव डालते हैं, तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसके अंदर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, यानी मक्खन जो है, इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग भी लाल भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर जो है, ब्रोमीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के साथ में, यानी मक्खन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जबकि अगर ब्रोमीन वाटर को, इस लाल भूरे पानी को जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर डालते हैं, यानी खाने के तेल के अंदर डालते हैं, तो इसका जो लाल भूरा रंग होता है, लाल भूरा रंग, रेड ब्राउन जो कलर होता है, ये गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रोमीन जो वाटर होता है, ब्रोमीन जो होते हैं, इसको लिख देता हूं, ब्रोमीन, ब्रोमीन को या ब्रोमीन द्रव को, ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता है, रंगहीन बना देता है, रंगहीन बना देता है। जैसे जैसे हम इसमें लाल भूरा डालते जाएंगे, जैसे ही इसमें जाएगा तुरंत इसका कलर फेड हो जाएगा और वापस से रंग गायब हो जाएगा, इसका लाल भूरा रंग नहीं आएगा। ठीक है, तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके अंदर अगर हम ब्रोमीन लिक्विड डालें तो वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, डी कलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी कलराइज्ड, COLORIZE, डी कलराइज हो जाएगा, यानी रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, यानी मक्खन के अंदर ब्रोमीन वाटर को डालें, यानी लाल भूरे इस द्रव्य को डालें, तो वो डीकलराइज नहीं होता है, वो रंगहीन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर रंगहीन हो जाए इसका मतलब है संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और अगर वो रंगहीन ना हो, डीकलराइज ना हो, यानी लाल भूरा रंग बना रहे, इसका मतलब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो प्रयोग समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के
कार्बन कंपाउंड्स के चौथे रासायनिक गुण पर, चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इस पर चर्चा करने से पहले, इसका अर्थ जानने से पहले हम दो बातों पर पहले अपने जहन में बैठा लेते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हम याद कर लेते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? नंबर 1, पहली बात तो ये है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, वो केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है। किसमें होती है? केवल संतृप्त यानी सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है कि प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, वो किसमें होती है? केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी केवल उन हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इस तरह से। ठीक है। दूसरी बात, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। याद आ गया होगा आपको, एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। इसमें n क्या है? n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती है। ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें पाई जाती है? केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी उन हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जो CnH2n+2 इस जनरल फार्मूले को, इस सामान्य सूत्र को फॉलो करते हैं। ठीक है, अनुकरण करते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसके लिए सनलाइट जो होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो अपरिहार्य है। अपरिहार्य है का मतलब क्या होता है? इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेतु, अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेतु सूर्य का प्रकाश अपरिहार्य है, अपरिहार्य है, यानी इसके बिना काम नहीं चल सकता। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो, अपरिहार्य है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है। तो दो हमें बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, वो केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, यानी उन हाइड्रोकार्बन्स में होती है जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड पाने वालों को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका मतलब जो भी इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, इस फार्मूले का अनुकरण कर रहे हैं, उन सब के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सूर्य का प्रकाश अपरिहार्य होता है। सनलाइट जो होती है वो अपरिहार्य है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, शब्द है प्रतिस्थापन, अंग्रेजी में शब्द है सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट,
रिप्लेस करना, रिप्लेस, PLACE, यानी एक के स्थान पर दूसरे को लगाना। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट, एक के स्थान पर दूसरे को लगाना, उनका स्थान चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है, एक को हटा करके दूसरे को लगा देना, ये होता है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब। ठीक है, अब मतलब तो हो गया कि प्रतिस्थापन का मतलब या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेस करना। अब रिप्लेसमेंट से भी हमारे सामने 3 सवाल आते हैं। कौन कौन से 3 सवाल आते हैं? देखिए, पहला सवाल ये आता है कि रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो किसमें से हो रहा है? किसमें से रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो किसमें से हो रहा है, किसमें से होगा? ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? रिप्लेसमेंट जो होगा वो किसका होगा? रिप्लेसमेंट जो होगा या रिप्लेस जो होगा वो कौन होगा? रिप्लेस कौन होगा? पहला सवाल रिप्लेस किसमें से होगा, दूसरा सवाल रिप्लेस कौन होगा, और तीसरा सवाल रिप्लेस कौन करेगा या किसके द्वारा होगा? रिप्लेस कौन करेगा? ठीक है, 3 सवाल हमारे सामने आते हैं। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस करने से हमारे दिमाग में 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल रिप्लेस किसमें से होगा, दूसरा सवाल रिप्लेस कौन होगा, और तीसरा सवाल कि रिप्लेस कौन करेगा, कौन करेगा। ठीक है, अब इन तीनों सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं। देखिए, रिप्लेस किसमें से होगा, इसका जवाब थोड़ी देर पहले हम दे चुके हैं। किसमें से होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से। किसमें से? सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से। सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन में से। ठीक है, किसमें से रिप्लेस होगा? किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस होगा। ठीक है, क्यों होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये केवल और केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है, यानी एल्केन में ही होती है। ठीक है, तो किसमें से रिप्लेस होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में से। दूसरा सवाल हमारा था कि रिप्लेस कौन होगा। रिप्लेसमेंट तो होगा, लेकिन इसमें से रिप्लेस होगा कौन? रिप्लेस कौन होगा? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, रिप्लेस कौन होंगे? या तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तीसरा सवाल, अब यह रिप्लेस करेगा कौन? अन्य तत्वों का परमाणु। कौन करेगा? किसी अन्य तत्वों का परमाणु। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये हुई कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुई? वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं या रिप्लेस किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन
अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ? क्या बात समझ में आई? देखिए, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा, किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा रिप्लेस होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ? अब हम इसको लिख करके बता देते हैं परिभाषा के रूप में। ठीक है, अगर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परिभाषा के तौर पे लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, वो अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण हम लेकर के देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और हमें यह मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो हमेशा किसमें होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो हम उदाहरण के रूप में एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? एल्केन, ALKANE, एल्केन। हम पहले बता चुके हैं, काफी बार बार बता चुके हैं। ठीक है, एल्केन के नाम जानते हैं। ठीक है, अब कोई एक एल्केन ले लेते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इस फार्मूले में n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या रख करके n की जगह पर हम एल्केन्स के फार्मूले बना सकते हैं, अणुसूत्र बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए हम कोई एल्केन लेते हैं और कार्बन परमाणु संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वो एल्केन का अणुसूत्र क्या हुआ, फार्मूला क्या हुआ? वो हो गया CH4। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो एल्केन है, इसको हम भली भांति पहचान चुके हैं, बार बार हमारे पास में आ चुका है। इसका नाम है मीथेन। एक कार्बन है इसलिए मैथ, METH। क्योंकि ये एल्केन है इसलिए सफिक्स क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, एन। तो ये क्या हुआ, मेथेन। क्या है ये, मेथेन। अगर हम मेथेन की संरचना को देखें तो किस तरह की होगी, C और चारों तरफ H, 4 बॉन्ड बने हुए, हर बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन अटैच। संरचना को हम देख चुके हैं, पहले भी हम बना चुके हैं मीथेन की। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा जो है परमाणु है वो है क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि क्लोरीन के परमाणु के द्वारा ये एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, प्रतिस्थापित हो सकते हैं। मान लीजिए एक ही हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो रहा है, एक हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा। एक होने पर ये तो कार्बन है ही, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए, 1 2 और 3, चौथे के साथ तो क्लोरीन लग ही जाएगा। तो ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, अगर एक ही होता है तो CH3। ठीक है, और ये क्लोरीन जब इसके साथ में अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। अगर एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो, अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो क्लोरीन के द्वारा। अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए
अब कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक और एक दो, तो ये हो जाएगा CH2। इसके बाद में क्लोरीन दो हो गए, इधर भी सब Cl आ जाएगा, इधर भी Cl आ जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो गया Cl2, ये बन गए Cl2। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर Cl आ जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, 3 का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए, तो क्या बन जाएगा C। देखिए कार्बन के पास में कितने H बचे, एक ही H बचा, तो CH Cl3। ठीक है, अगर चारों के चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएं क्लोरीन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन अकेला रह जाएगा और इसके साथ में कितने क्लोरीन जुड़ गए, 4, Cl4। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। यहां पर हम आपको बता दें, ये जो बना है CH Cl3, इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने सुना होगा, अक्सर फिल्मों में बेहोशी की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। अगर कभी भी हमें क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पूछा जाए तो CH ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, और ये जो हमने बनाया है CCl4, ये फार्मूला किसका हो गया, देखिए कार्बन एक है और क्लोराइड कितने हैं, 4। जब भी 4 होते हैं तो उसको बोलते हैं हम टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। 4 परमाणु है इसके अंदर, तो टेट्रा हो गया। उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक विलायक है, विलायक, सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट है, विलायक है, यानी चीजों को घोलने में काम आता है। जैसे हम पानी में चीजें घोलते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में विलय नहीं होती हैं, घुलती नहीं है, उनके लिए हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई हमें पूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात ये बता दें कि जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यानी मीथेन से क्लोरीन अभिक्रिया करेगी, जैसा कि हमने दिखाया है, तो हमेशा इनके साथ साथ में एक और चीज बनती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि ये Cl2 होता है। जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक द्विपरमाणविक अणु होता है, इसमें एक अणु में 2 परमाणु होते हैं कार्बन इसके, क्लोरीन के। तो Cl2 से जब अभिक्रिया करेगा तो एक Cl तो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और दूसरा Cl क्या करता है, HCl बना लेगा। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक के अंदर HCl और बनता है, HCl। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें ये अभिक्रिया लिखनी हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे, CH4 था, इसकी अभिक्रिया कराई हमने Cl2 से, तो क्या बन जाएगा, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश, हमने बताया था सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है इसके लिए। और फिर क्या हो जाएगा, ये CH3Cl, जैसा कि हमने दिखाया ही था अभी, प्लस HCl, इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।